यूनिट 5 इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, FDI और FPI। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। In one unit, our focus was on international trade in goods and services. Lately, we have observed enormous increase in international movement of capital. This phenomenon has received a great deal of attention not only from economists and policymakers but also people in different walks of life, including workers' organizations and members of the civil society. In this unit, we shall look into the international capital movements, more precisely, why do capital move across national boundaries and what are the consequences of such capital movements. We shall also briefly touch upon the FDI situation in India. तो बेसिकली हम जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री में कोई एसेट परचेज करते हैं, तो वो जो कैपिटल मूवमेंट होता है ना, उसको हम इस वाले यूनिट में स्टडी करने वाले हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड्स ड्यूरिंग दीज डेज, तो इसके लिए हमें ज़रूरी भी है ये चीज़ पढ़ना, FDI और FPI। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। The term of foreign capital is a comprehensive one and includes an inflow of capital into a home country from abroad, and therefore we need to clear about the distinction between movement of capital and foreign investment. यही दो डिफरेंस है FDI में और FPI में। एक है मूवमेंट ऑफ कैपिटल और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक है पूरा का पूरा बिजनेस शुरू करना और एक है खाली इन्वेस्ट करना। ठीक है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होता है मूवमेंट ऑफ कैपिटल से और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन कैपिटल में फ्लो इनटू एन इकोनॉमी इन डिफरेंट वेज. Some of the important components of foreign capital flows are foreign aid and assistance, which may be bilateral or direct intergovernment grants, multilateral aid from many governments who pool funds with international organizations like World Bank, tied aid with strict mandates regarding the use of money, or untied aid with where there are no such stipulations. Foreign grants, which are voluntary transfer of resources by government institutions, agencies or organizations. तो फॉरेन एड और असिस्टेंस, एड और असिस्टेंस का हेल्प क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हेल्प। मतलब फॉरेन से कैपिटल फ्लो हो रहा है, फॉरेन से पैसा फ्लो कर रहा है एक होम कंट्री में, किस लिए, एड या असिस्टेंस के लिए, हेल्प के लिए। ठीक है, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट हो सकता है, गवर्नमेंट का ग्रांट हो सकता है, या मल्टीलेटरल एड हो सकता है। टाइड एड विद स्ट्रिक्ट मैंडेट्स की मतलब कि ऐसा कोई हेल्प लेकिन जिसमें कोई मैंडेटरी कंडीशन अटैच हो सकती है, या फिर फॉरेन ग्रांट जहां पर रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। बोरोइंग विच में टेक फॉर्म सच एज direct intergovernment loans, loans from international institutions like World Bank, IMF, ADB, soft loans, for example, affiliates of World Bank such as IDA, external commercial borrowing and trade credit facilities. और कैसे पैसा आएगा किसी फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में, जब हम वहां से बोरोइंग ले लेंगे, हम वहां के गवर्नमेंट से बोरोइंग लेंगे, हम वहां के किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग लेंगे, या वहां के किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे, या कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी लेंगे, तो एक फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में बोरोइंग आएगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कैपिटल मूवमेंट। डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस, या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ foreign portfolio investment in bonds, stock and securities
एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री में बॉन्ड परचेज कर रहा है, स्टॉक परचेज कर रहा है, सिक्योरिटी परचेज कर रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल फ्लो होता है। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड सिमिलर अदर एंटरप्राइजेस, या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक इंडस्ट्री के अंदर, किसी एक कंपनी के अंदर, किसी एक एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये छोटा इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा है। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इंडस्ट्री या पूरे पूरे एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लोज, ठीक है। या तो फॉरेन से एड या असिस्टेंस मिला, बोरोइंग के थ्रू, नॉन रेजिडेंट इंडियन से डिपॉजिट करा, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एफपीआई और एफडीआई। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट एफडीआई एंड एफपीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल, यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? क्लास में, हाँ ऑफलाइन क्लास में कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास में ही हो। अभी तो इतने सारे ज्वाइन करे थे, अभी सिर्फ गौरी शंकर और हर्ष मिश्रा बचे हैं। अच्छा और भी है नीचे, अच्छा अच्छा अच्छा, महक भी है और विशेष भी है, ठीक है। Foreign direct investment, according to IMF Manual on Balance of Payment, is all investment involving a long-term relationship, reflecting a lasting interest and control of a resident entity in one economy, in an enterprise resident in an economy other than that of a direct investor. FDI क्या है? एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर हम होल्ड करते हैं, ठीक है। मतलब एक कंट्री का कोई पर्सन दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और वो ऐसा नहीं सोच रहा कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए ले रहा है वो इन्वेस्टमेंट, बल्कि वो लॉन्ग टर्म के लिए उस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो चाहता है कि उसे लास्टिंग इंटरेस्ट मिले, है ना, और वहां पर उसका कोई कंट्रोल भी जनरेट हो। दिस टिपिकली अकर्स थ्रू एक्विजिशन of more than 10% of shares of the target asset। तो यहाँ पर FDI क्या होगा? जब हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो होगा FDI, ठीक है। और वो जनरली कब होता है? when we buy at least more than 10% of shares in a target asset। Direct investment companies not only the initial transaction establishing the relationship between investor and the enterprise, but also all subsequent transaction between them among affiliated enterprise, both incorporated and unincorporated। तो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टर और एंटरप्राइज के बीच एक रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि उसके रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सबसे यहाँ पर मतलब कि इन्वेस्टर को मतलब होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और वो ज्यादा अमाउंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। According to IMF or OECD definitions, the acquisition of at least 10% of the ordinary share or voting power in public or private enterprise by a non-resident investor makes it eligible to be categorized as FDI। ठीक है, एक शेयर खरीदा, दो शेयर खरीदा, तीन शेयर खरीदे, वो FDI नहीं होता। एटलीस्ट हमने किसी कंपनी के अंदर उसकी 10% की होल्डिंग खरीदी, तो वो FDI होता है। इंडिया ऑल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। FDI हैज 3 components: इक्विटी कैपिटल, reinvested earnings, other direct capital in the form of intra-company loans between direct investors, parent enterprises and affiliate enterprises। तो इंडिया के अंदर भी FDI के 3 कॉम्पोनेंट्स है। पहला क्या है? इक्विटी कैपिटल, reinvested earnings और other direct capital। Foreign direct investors may be individuals, incorporated or unincorporated private or public enterprises, associated groups of individuals or enterprises, government or government agencies, states, trust,
or other organization or any combination of above mentioned entities. अब ये जो इन्वेस्टर्स है, जो एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्ट कर रहा है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इसके अंदर कौन कौन हो सकता है? वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज हो सकता है, वो फॉरेन की गवर्नमेंट हो सकती है, तो फॉरेन का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. द मेन फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर opening of overseas companies, including the establishment of subsidiaries or branches, creation of joint ventures on a contract basis, joint development of natural resources, and purchase of annexation of companies in the country receiving foreign capital. तो ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये हम और कैसे कर सकते हैं? इसके और क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं? हम किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी कोई कंपनी ओपन कर सकते हैं, या हमारी कंपनी हमारी ही कंट्री में हम उसका कोई ब्रांच, हम उसका कोई सब्सिडरी या उसका कोई जॉइंट वेंचर हम दूसरी कंट्री में ओपन कर सकते हैं. तो वो भी क्या कहलाएगा? FDI, है ना. जब हम ये बोल रहे हैं कि किसी कंपनी में 10% ऑफ शेयर्स परचेज करने से FDI हो जाता है, अगर हम पूरी की पूरी कंपनी ओपन करेंगे तो वो तो FDI होगा ही. Direct investments are real investments in factories, assets, land, inventories, etc., and involve foreign ownership of production facilities. The investor retains control over the use of invested capital and also seeks the power to exercise control over decision making to the extent of its equity participation. The lasting interest implies the existence of long-term relationship between direct investor and the enterprise, and a significant degree of influence by the investor on the management of the enterprise. यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्विटी पार्टिसिपेशन. हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द एंटरप्राइज. Based on the nature of foreign investment, FDI may be categorized as horizontal, vertical और conglomerate. ठीक है, ये भी याद रखना है कि FDI कितने टाइप्स के हैं. ये कैन बी कैटेगराइज्ड एज 3 टाइप्स: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is said to take place when investor establishes the same type of business operation in the foreign country as it operates in its home country. For example, a cell phone service provider based on the United States moving to India to provide the same service. जब हम दूसरी कंट्री में सेम तरीके का बिजनेस ऑपरेशन ओपन करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं जो हमारी कंट्री में चल रहा है, एक फॉरेन कंट्री में, यूएस में जो बिजनेस चल रहा था उसी बिजनेस के लिए मैंने इंडिया में इन्वेस्ट करा. तो मतलब जब हम सेम टाइप के बिजनेस ऑपरेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इज वन which is the investor establishes or acquire a business activity in a foreign country which is different from investor's main business activity, yet in some way supplements his major activity. हमने क्या बोला? वर्टिकल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर कि हम डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी है वो किसी ना किसी तरीके से मेरे मेन बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक्वायर द इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी दैट सप्लाइज पार्ट्स और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी. जैसे यूएस में मेरा मोबाइल फोन्स का काम है, ठीक है, और इंडिया में मैंने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करा जो कि उसके पार्ट्स बनाती है. यूएस में कार का काम है, इंडिया में ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करा जो कि उस कार के पार्ट्स बनाती है. सेम बिजनेस नहीं है, सेम बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी है जो सप्लीमेंट करती है मेन बिजनेस एक्टिविटी को, उसको बोलते हैं वर्टिकल इन्वेस्टमेंट. अ कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
is one where an investor makes a foreign investment in a business that is unrelated to the existing business. तीसरे तरीके का बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या है, ये जो कि किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है. इट इज अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन इट्स होम कंट्री. दिस इज ओपन in the form of joint venture with a foreign firm already operating in the industry, as the investor has no previous experience. Yet another category of investment is two-way direct foreign investments, which are reciprocal investments between countries. These investments occur when some industries are more advanced in one nation, for example, computer industry in United States, while the other are more efficient in other nations such as automobile industry in Japan. ठीक है, तो हमने एक ये देखो एफडीआई यहाँ पर खत्म नहीं है, एफडीआई यहाँ पर और आगे बढ़ना है अभी और रीजंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, वो एक ऐसे शॉर्ट में गिवन था कि एफडीआई होता क्या है, एक जनरल ओवरव्यू. ठीक है, तो एफडीआई क्या होता है, जब हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट चाहते हैं, हम दूसरी कंपनी में कंट्रोल चाहते हैं. जनरली जब 10% से ज्यादा एटलीस्ट 10% शेयर्स या वोटिंग पावर एक्वायर की जाते हैं, उसे हम एफडीआई बोलते हैं. इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंडिया में, इक्विटी कैपिटल, रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स और अदर डायरेक्ट कैपिटल. कौन होते हैं ये इन्वेस्टर्स, ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ये कोई कंपनी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस या अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर ये 3 टाइप्स के होते हैं. एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट. हॉरिजॉन्टल होता है जब हम सेम बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं. वर्टिकल होता है जब हम सेम बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन ऐसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सप्लीमेंट करता है मेन बिजनेस को. और कॉन्ग्लोमरेट ऐसा होता है जो कि बिल्कुल भी अनरिलेटेड होता है, जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. Foreign portfolio investment is a flow of what economists call financial capital rather than real capital and does not involve ownership control on the part of investor. तो foreign portfolio investment क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल. इसके अंदर ओनरशिप नहीं आती है, इसके अंदर कंट्रोल नहीं आता है. Examples of foreign portfolio investment are deposits of fund in an Indian or British bank by an Italian company. Italian company में Indian बैंक में funds deposit करें, तो ये क्या है, foreign portfolio investment. इसके अंदर कोई कंट्रोल जनरेट नहीं हुआ, इसके अंदर कोई ओनरशिप जनरेट नहीं हुई. The purchase of a bond, a certificate of indebtedness of a Swiss company or a Swiss government by the citizen or company based in France. Unlike FDI, portfolio capital in general moves to investment in financial stocks, bonds and other financial instruments and is affected largely by individuals and institutions through the mechanism of capital market. These flows of financial capital have their immediate effect on balance of payments or exchange rate rather than on production or income generation. तो इसके अंदर हम और क्या बोल सकते हैं, हमने बॉन्ड्स परचेज करे, हमने स्टॉक भी परचेज करे, लेकिन ये जो बॉन्ड्स और स्टॉक परचेज कर रहे हैं इनकी वजह से ओनरशिप नहीं आनी चाहिए, इनकी वजह से कोई कंट्रोल नहीं आना चाहिए. हम बहुत 1-2 शेयर्स परचेज कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट के शेयर्स परचेज कर रहे हैं. ना ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का ये माइंडसेट होता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है. ठीक है, foreign portfolio investment is not considered with either manufacture of goods or with provision of services. Such investors also do not have any intention of exercising voting power or controlling or managing the affairs of the company in whose securities they invest.
The sole intention of foreign portfolio investor is to earn a remunerative return through investment in foreign securities and is primarily concerned about the safety of their capital, the likelihood of appreciation in its value, and the return generated. Logically, portfolio capital moves to a recipient country which has revealed its potential for higher returns and profitability. तो बेसिकली एफपीआई क्या है, इनको कोई मतलब नहीं है कि मैं वोटिंग पावर एक्सरसाइज करूं या मैं दूसरी कंट्री पे कंट्रोल रखूं या मैं मैनेज करूं उनके अफेयर्स, ठीक है। बट ये क्या चाहते हैं, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल और उससे रिटर्न जनरेट करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। अगर किसी कंट्री में कोई ऐसे डेज आने वाले हैं कि इनका कैपिटल डूब सकता है, तो ये क्या करेंगे, ये अपना पैसा निकाल लेंगे ऐसे इन्वेस्टर उस कंट्री से और ऐसी कंट्री ढूंढेंगे जहां पर इनका पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। ये मतलब ये लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते हैं, ये शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। जहां पे इनको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी ये वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर देंगे। ये क्या चाहते हैं, ये हाई रिटर्न्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं। Following international standards, portfolio investments are categorized by lower stake in company with their total stake in a firm is at below 10%। तो बेसिकली क्या होता है, ये जब बिलो 10% हमारे इन्वेस्टमेंट हो उसे एफपीआई बोलते हैं। It is noteworthy that unlike FDIs, these investments are typically short term in nature। कैसे होता है, short term in nature and therefore not intended to enhance the productive capacity of an economy by creation of an capital asset। ना ही ये किसी कंपनी के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी इंक्रीज करते हैं। Portfolio investors will evaluate on a separate basis the prospects of each independent unit in which they might invest and may often shift their capital with changes in these prospects. Therefore, portfolio investors are large extent expected to be speculative. Once investor confidence is shaken, such capital has a tendency to speedily shift from one country to another, occasionally creating financial crisis for the host country। अगर इन्हें जरा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि इनकी सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रही है इनके कैपिटल में, तो ये क्या कर देंगे, अपना कैपिटल, अपना पैसा वहां से निकालेंगे और दूसरी कंट्री में डालेंगे। अब जब एक साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री से निकलेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उस होस्ट कंट्री का फाइनेंशियल क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है। एफडीआई और एफपीआई समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। इसमें क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स होता है, इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट होता है। ये लॉन्ग टर्म का होता है, ये शॉर्ट टर्म का होता है। इसमें डिफिकल्ट टू विड्रॉ होता है वो पैसा, इजी टू विड्रॉ होता है। इसके अंदर कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये स्पेकुलेटिव इन नेचर है, ठीक है। ओपन accompanied by technology transfer, not accompanied by technology transfer। direct employment, direct impact on employment, no impact on employment। interest in management and control, no interest in management and control। securities are held with significant degree, not with significant degree। क्लियर हुआ? सुन रहे हो ना आप? कोई तो आंसर कर दो, यस नो।
Reasons for foreign direct investment. As we know, economic prosperity and relative abundance of capital are necessary prerequisites for export of capital to another country, to other country. Many economies and organizations have accumulation of huge mass reserve capital seeking profitable use. The primary aim of economic agents being maximization of their economic interest, opportunity to generate profits available to other countries, often entices such as entities to make investment in other countries. तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों के पास, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व होता है, तो वो उस रिजर्व कैपिटल को क्या करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट मिले, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी मिले, ठीक है। वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं प्रॉफिट जनरेशन के लिए। The chief motive for shifting the capital between different regions or between different industries is the expectation of higher rate of return than what is possible in a home country. Investment in host country may be considered as profitable by foreign firms because of some firm specific knowledge or assets. Such superior management skills or an important patent then enable the foreign firm to gainfully outperform the host country's domestic firms. There are many other reasons for international capital movements which have found adequate empirical support. Investments made across borders on account of. तो हम क्यों कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास, जब किसी के पास ज्यादा रिजर्व क्रिएट हो गया है और वो इससे हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहता है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। The increasing independence of national economies and consequent trade relation and international industrial cooperation established among them. हमारे पास इकोनॉमीज की इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, ट्रेड रिलेशंस बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इंक्रीज हो रहा है। इंटरनेशनलाइजेशन of production and investment of transnational corporation in subsidiaries and affiliates. Desire to reap economies of large scale operation arising from technological growth. हम large scale operation पे grow करना चाह रहे हैं from technological growth. Lack of feasibility of licensing agreements with foreign producer in view of rapid and rate of technological innovations. हमारे पास जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। नेसेसिटी टू रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेजरियल स्किल। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल रहता है प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेजरियल स्किल का। डिजायर टू प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म टू अवॉइड फ्यूचर कॉम्पिटिशन एंड द पॉसिबल लॉस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। दूसरी कंट्री में कॉम्पिटिशन बना रहा है हमारा और हमारा एक्सपोर्ट कोई कम ना हो, इसलिए हम कर रहे हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है, हमारा रिस्क बढ़ जाता है सिर्फ एक कंट्री में नहीं, मतलब कि अगर एक कंट्री डाउन गई तो एटलीस्ट दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर्ड कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन बाउंड्रीज एंड पॉसिबल सेविंग इन टाइम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। हम उसी कंट्री में बना रहे हैं, उसी कंट्री में सेल कर रहे हैं, उसी कंट्री में सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमन चीजें होने की वजह से हमारा कॉस्ट भी सेव हो रहा है। नेसेसिटी टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ट्रेड पेटेंट्स टू एंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विस फॉर क्रिएटिंग मोनोपोलीज इन अ ग्लोबल एक्सटेंट। प्रोमोटिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। हम हमारे सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं। डिजायर टू कैप्चर अ लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग high potential emerging market with substantially high and growing population। हम लार्ज ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं। ease of penetration into the markets of those countries
that have established import restrictions such as blanket bans, high custom duties or not tariff barriers. जिस कंट्री में हमें एक्सपोर्ट करना मुश्किल है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन द होस्ट कंट्री एंड कॉन्सिक्वेंट रिलेटिव सेविंग्स इन कॉस्ट. हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में ज़्यादा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो और होस्ट कंट्री में कम एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो, तो उनकी कॉस्ट में सेविंग भी होगी. स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल हो. हायर डिग्री ऑफ ओपननेस टू द फॉरेन कैपिटल एग्जिबिटेड बाय द रिसिपिएंट country. The strategy to obtain control of strategic raw material or resource as to ensure their uninterrupted supply at lowest possible prices. कंट्री के अंदर ही कम प्राइस पे रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज भी ऑब्टेन कर पा रहे हैं हम. Desire to secure access to minerals or raw material deposits located elsewhere. The existence of low relative wages in host country में cheap labor available है. Lower level of economic efficiencies in host countries and identifiable gaps in development. Tax differentials and tax policies of the host country which support foreign direct investment. Tax policies अच्छी है foreign direct investment करने के लिए. Inevitability of defensive investments, high gross domestic product and high per capita income, prevalence of high standards of social amenities and possibility of good quality life in the host country. तो ये सारे क्या थे रीजन थे कि हम दूसरी कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट क्यों करते हैं. फैक्टर्स इन होस्ट कंट्री डिस्करेजिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर होस्ट कंट्री डिस्करेज करे एफडीआईज को तो वो क्यों हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर लैग, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की वजह से, पुअर लिटरेसी की वजह से, लो लेबर स्किल्स, रिजिडिटी इन लेबर मार्केट, ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, unfavorable tax regime, cumbersome legal formalities and delays, contract enforcement, land acquisition issues, language barriers, lack of openness, है ना, disputes, lack of security, ये सब हो सकते हैं जिसकी वजह से डिस्करेज होगा. और इसके पहले जो सारे रीजंस पढ़े उन सब की वजह से एनकरेज होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है मोड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Foreign direct investments can be made in a variety of ways such as opening of a subsidiary or associate company in foreign country. तो हम कैसे कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हम या तो सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी ओपन करें, इक्विटी इंजेक्शन इनटू एन ओवरसीज कंपनी, मतलब कि किसी दूसरी कंपनी में जाकर के वहां के शेयर्स परचेज करें, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करें मर्जर या एक्विजिशन के थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ओवरसीज एफिलिएट फॉर फ्रेशली स्टार्टिंग प्रोडक्शन बाय पेरेंट कंपनी. पेरेंट कंपनी ने किसी दूसरी कंट्री में जाकर के एक नया फ्रेश कंपनी शुरू करा. ठीक है. ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ एफडीआई विच मेक्स द यूज ऑफ existing infrastructure by merging, acquiring or leasing instead of developing a new one. ठीक है, ये जरूर याद रखना. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, न्यू कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री ओपन अप करना. और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एग्जिस्टिंग में ही इन्वेस्ट करना, एग्जिस्टिंग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना. ठीक है. Benefits of foreign direct investment. The benefits from and concerns about FDI are widely discussed and well documented. While recognizing the fact that there are also benefits and cost to the home country from capital outflow, in this unit we will focus only on host country effects on FDI
with particular attention to developing countries. हम किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, होस्ट कंट्री पे और डेवलपिंग कंट्रीज पे। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे। चलो बेनिफिट्स रीड करते हैं। Entry of foreign enterprises usually fosters competition and generates a competitive environment in the host country. The domestic enterprises are compelled to compete with the foreign enterprises operating in the domestic market. This results in positive outcome in the form of cost reducing, quality improving innovations, higher efficiency and increasing variety of better products, services at lower prices, ensuring wider choice and welfare for customers. तो हम क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारी कॉस्ट कम हो रही है, हम क्वालिटी इंप्रूव कर पा रहे हैं, हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, है ना, ज़्यादा चॉइसेस मिल रहे हैं, कंज्यूमर वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। इंटरनेशनल कैपिटल अलाउज कंट्रीज टू फाइनेंस मोर इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक सेविंग्स। तो हम डोमेस्टिकली सेव करके क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। The provision of increased capital to work with labor and other resources available in the host country can enhance the total output and GDP flowing from the factors of production. दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री का आउटपुट और जीडीपी भी इंक्रीज होगा। From the perspective of emerging and developing countries, FDI can accelerate growth and foster economic development by providing that much needed capital, technological know-how, management skill, marketing methods, critical human capital skill in the form of managers and technicians. The spillover effects of the new technologies usually spread beyond the foreign corporation. In addition, new technology can clearly enhance the recipient's country production possibilities. तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो होस्ट कंट्री है उसका कैपिटल एडवांसमेंट होता है, उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स और आते हैं, मार्केटिंग मेथड्स उनको नए मिलते हैं, ह्यूमन कैपिटल स्किल्स जनरेट होती है। ठीक है, competition for FDI among national governments has also helped to promote political and structural reforms. एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री पे इन्वेस्ट करेगा तो पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दोनों कंट्री में एनकरेज होंगे। Since FDI involves setting up of a production base in terms of factories, power plants, etc., it generates direct employment in the recipient country. Subsequent FDI as well as domestic investments propelled in the downstream and upstream projects that come up in multitude of other services generate multiplier effect on employment and income GDP. FDI करने की वजह से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है। FDI not only creates direct employment opportunities but also through backward and forward linkages generate indirect employment opportunities. इसके साथ साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो प्रमोट हायर वेजेस फॉर स्किल्ड जॉब्स, वेजेस इंक्रीज होते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। Unlike portfolio investment, FDI entails people-to-people relation, usually considered as a promoter of bilateral and international relations. Greater openness to foreign capital leads to higher national dependence on international investor, making the cost of decoys higher. तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलता है, हम ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, मार्केट शेयर इंक्रीज होता है। There is also greater possibility for promotion of ancillary units, resulting in job creation and skill development for workers. Foreign enterprises possessing marketing information with their global network of marketing are in a unique position to utilize these trends to promote the export of developing country. हम इससे एक डेवलपिंग कंट्री का एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल हम इंक्रीज कर सकते हैं। If the host country is in a position to implement effective tax measures, the foreign investment projects would act as source of
न्यू टैक्स रेवेन्यू विच कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम दूसरी कंट्री में जाकर के बिजनेस करेंगे तो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तो दूसरी कंट्री का रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू कर पाएगी। It is likely that the foreign investments enter into industries in which economies of scale can be realized so as the consumer prices may be reduced. Domestic firm might not be able to generate the necessary capital to achieve the cost reduction associated with large scale production. तो यहाँ पर जो कंज्यूमर के लिए जो प्राइजेस होते हैं वो हो सकता है उनको कम रेट पर वो गुड्स मिल जाए। Increased competition resulting in from the flow of direct investments facilitates weakening of marketing power of domestic monopolies, resulting in a possible increase in output and fall in prices. कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से मोनोपोलीज नहीं बन पाती है, मोनोपोलीज नहीं बन पाती है तो इसके लिए प्राइसेस क्या हो जाता है, गुड्स के कम हो जाते हैं, जो कंज्यूमर के लिए फायदे वाली चीज है। Since FDI has a distinct advantage over external borrowing, it is considered to have favorable impact on the host country's balance of payment position. Balance of payment position हमारी favorable होती है। Better work culture and higher productivity standards brought in by foreign firms may possibly induce productivity related awareness and may also contribute to overall human resource development. तो better culture होता है, better productivity standards होते हैं हमारे। Potential problems associated with foreign direct investment. ठीक है, तो benefits हमने देखे, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। FDIs are likely to concentrate on capital intensive method of production and service, so they need to hire only relatively few workers. Such technology is inappropriate for the labor abundant country as it does not support generation of jobs, which is a crucial requirement to address two fundamental areas of concern for less developed countries, namely poverty and unemployment. तो जनरली क्या होता है, देखो हम बेनिफिट्स को बेनिफिट्स की तरह पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह पढ़ेंगे, इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अब एफडीआई क्या है, हो सकता है वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स का यूज करे, मतलब मशीन्स का ज्यादा यूज करे, तो अगर वो मशीन्स का ज्यादा यूज करेंगे तो वर्कर्स वो कम हायर करेंगे, और किसी लेबर अबंडेंट कंट्री में ऐसी कैपिटल इंटेंसिव मेथड का यूज करना यूजफुल ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बना रह सकता है कंट्री के अंदर। The inherent tendency of FDI flows to move towards regions or states which are well endowed in terms of natural resources, availability of infrastructure has the potential to accentuate regional disparity. Foreign capital is also criticized for accentuating the already existing income inequalities in the host country. तो हो सकता है एफडीआई की वजह से और ज्यादा इनकम इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो जाए होस्ट कंट्री में। In the context of developing country, it is usually alleged that the inflow of foreign capital may cause domestic governments to slow down its effort to generate more domestic savings, especially when tax mechanisms are difficult to implement. If the foreign corporations are able to secure incentives in the form of tax holidays or similar provisions, host country loses the tax revenue. अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी को कोई टैक्स हॉलिडे मिल गया या उनको कोई टैक्स कंसेशन मिल गया तो हो सकता है जो होस्ट कंट्री होगी उसका रेवेन्यू लूज हो जाएगा। Often the foreign firms may partly finance their direct domestic investments by borrowing funds in the host country's capital market. This action can raise interest rates in the host country and lead to a decline in domestic investments through crowding out effect. Moreover, suppliers of the funds in developing country would prefer foreign firms due to perceived lower risk, and such shift of funds may divert capital away from investments which are crucial for developmental needs of the country. तो हो सकता है कि जो फॉरेन फर्म्स है
वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरो करे फंड्स, और बोरो करने की वजह से हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स होस्ट कंट्री में बढ़ जाए, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की सिचुएशन से हमारी कंट्री के अंदर क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट हो। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मैंने आपको पिछले मतलब ये वाला इफेक्ट हमने पढ़ रखा है लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है, वहां आप देख लेगा, वहां मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था क्राउडिंग आउट को। क्राउडिंग आउट बेसिकली क्या होता है कि उसकी वजह से जो हमारी कंट्री के जो प्राइवेट फर्म्स होंगे उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स from easing of the balance of payment situation might remain unrealized and narrowed down due to the likely instability in balance of payment and exchange rate। और क्या हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ पर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंस्टेबिलिटी आ सकती है और एक्सचेंज रेट में भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। Jobs that require expertise and entrepreneurial skills for creative decision making may be generally be retained in the home country, and therefore host country is left with the routine management jobs that demand only lower level of skills and ability। ऐसा हो सकता है कि जो कंट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है वो एक्सपर्टीज और स्किल वाली जॉब अपनी ही कंट्री में रखे और दूसरी कंट्री में रूटीन मैनेजमेंट जॉब्स को करवाए, तो इसकी वजह से स्किल और एबिलिटी क्या हो जाएगी, उसका लेवल लोअर हो जाएगा। हायर प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेंड टू प्रमोट डिस्टॉर्टेड पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट such that production could get concentrated on items of elite and popular consumption and non-essential items। हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे गुड्स पे हो जो कि असेंशियल भी नहीं है, ठीक है, जस्ट वो पॉपुलर है कंजम्पशन के लिए, इसके लिए उस पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। Foreign entities are usually accused of being anti-ethical as they frequently resort to methods like aggressive advertising, anti-competitive practices, which would induce market distortions। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो। A large foreign firm with deep pockets may undercut the competitive local industry because of various advantages possessed by it, even may even drive out domestic firms from the industry, resulting in serious problem of displacement of labor। Foreign firms may also exercise a higher degree of market power and exist as monopolists with all the accompanying disadvantages of monopoly। हो सकता है कि जो फॉरेन फर्म है उसके पास डीप पॉकेट, उसके पास इतना फंड्स है कि वो क्या क्रिएट करे, होस्ट कंट्री में कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल हटा दे, ठीक है, और मोनोपोली क्रिएट करे। तो जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट करने की वजह से जो होस्ट कंट्री होगी उसमें डिसएडवांटेजेस इफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। FDI usually involves domestic company offshoring or shifting jobs of operation abroad in pursuit of lower operating costs, consequent higher profits. This have deleterious effect on employment potential of home country। Continuance of lower labor and environmental standards in host country, potential of national security consideration, adverse effect on host country in terms of trade। FDI is also responsible by many ruthless exploitation of natural resources। हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे, है ना। Strong possibility of emergence of dual economy, perhaps most disturbing of various charges levied against the foreign direct investment। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अगर बेनिफिट्स है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं, हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रो करता है, इनकम इंक्रीज होती है, स्किल्स आती है कंट्री के अंदर ह्यूमन पावर इंक्रीज होता है, तो उसके अगेंस्ट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस उसके अपोजिट ही है।
कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हुई तो, है ना। हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारी कंट्री में सिक्योरिटी कब होगी, हमारी कंट्री में मोनोपोली क्रिएट होगी, हमारी कंट्री के गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये सारे लिमिटेशंस भी हो सकते हैं एफडीआई के। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। Foreign direct investment, in addition to being a key driver of economic growth, has been a significant non-debt financial resource for India's economic development. Foreign corporations invest in India to benefit the country's particular investment privileges, such as tax breaks, comparatively lower salaries. This helps India develop technological know-how and create jobs as well as other benefits. These investments have been coming to India because of government supportive policy framework, vibrant business climate, rising global competitiveness, economic influence. अब इंडिया के अंदर एफडीआई क्यों है, इंडिया के अंदर दूसरी कंट्रीज क्यों इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उनको कम सैलरी पे करके ज्यादा स्किल वाले लोग मिल जाए। फिर हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इंक्रीज होता है, हमारी कंट्री में जॉब क्रिएट होती है और बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है ना वो बैलेंस्ड है ना। वी हैव मतलब बैलेंस गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, हमारी कंट्री में ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होता और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है। वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पर पॉपुलेशन, यहाँ पर मार्केट भी है अपने गुड्स को सेल करने के लिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है और उससे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड numerous effects including easing FDI regulations in various industries, PSUs, oil refineries, telecom and defense. India's FDI inflows reached a record of the level of 2021. Total FDI $81,973 million, a 10% increase over previous financial year. According to World Investment Report, India was ranked 8th among the world major FDI recipients in 2020, up from 9th in 2019. Information and technology, telecommunication, automobile were major receivers of FDI. With the help of FDI में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें था, information and technology, telecommunication and automobile. With the help of significant transaction in the technology and health sector, multinational companies have pursued strategic collaboration with top domestic business groupings, fueling an increase in cross-border merger and acquisition of 83%. Overseas direct investment by Indian companies. अब इंडियन कंपनीज का बाहर इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज अ प्राइमरीली अ डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी with consumption and investment contributing to 70% of economic activity. With an improvement in economic scenario and the Indian economy recovering from COVID-19 pandemic shock, India is relatively well placed than rest of the world. Despite major headwinds that continue to pose risk in the short term, Indian economy has remained strong to robust the policy measures in place. This gives Indian businessmen an advantage to make investments abroad and broaden their operational footprint in such nations. तो इंडिया डिस्पाइट ऑफ कोविड-19 इंडिया के पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेजर्स थे, तो इंडिया के बिजनेसमैन को इसलिए एडवांटेज मिला फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए। न्यू इनोवेशंस फ्रॉम अब्रॉड वुड ब्रॉट टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ नॉलेज स्पिल ओवर. India itself would contribute to the growth of other nations. In this manner, a mutual benefit is achieved. In this regard, there have been several overseas investments by Indian companies. Some key overseas investments in developments that have taken place in recent past are mentioned as follows. तो इंडिया भी बेनिफिट दे सकता है दूसरी कंट्री को, इंडियन बिजनेसेस भी, इंडियन कंपनीज भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनमें से कुछ हमारे पास है। जैसे कि इन जून 2022 टाटा स्टील अनाउंस प्लान्स टू इन्वेस्ट 7 million pounds for its
हैटलप्यूर ट्यूब मिल इन नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, तो टाटा स्टील ने नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में इन्वेस्ट करा। टाटा कम्युनिकेशन इन इट्स होली सब्सिडरी इन सिंगापुर। फिर आगे यहाँ पर सारे बिजनेसेस लिखे हैं कि इंडियन कंपनी ने किस फॉरेन के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करा। जिंदल स्टील पावर इन मॉरिशियस, विप्रो इन्वेस्टेड इन सिप्रस, जिंदल सॉ इन्वेस्टेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यू रेस्ट्रॉ ब्रांड एसा लुपिन लिमिटेड इन्वेस्टेड इन इंडोनेशिया एंड यूएस, रिलायंस न्यू एनर्जी इन नॉर्वे, Paula Internet Private Limited in Mauritius, ONGC Videsh in Russia, ICICI Bank in which country? Britain, and ANI Technologies in Singapore, Dr. Reddy invested in US, Reliance New Energy in Germany and Norway, GAIL India in Myanmar and US, ONGC in 5 different ventures, Reliance Brands in Italian luxury fashion house, Reliance Retail Limited entered into iconic American fashion brands. Tata Steel signed Memorandum of Understanding MOU with BHP. Ola Electric with UK. Essar Group of India in Essar standalone refinery complex. Hindelco Limited US subsidiary Novelis इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स थे जहां पर इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, इंडिया ने दूसरी जगह पर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है चैप्टर में? नो मैम। अच्छा, अब ये बताओ, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एफडीआई अच्छा होता है या एफपीआई अच्छा होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा होगा? बताओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है। कोई हमारी कंट्री में आकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि मेरा पैसा डूब रहा है या क्या हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एफपीआई में ये देखा जा रहा है कि मेरे पैसे की सेफ्टी होनी चाहिए। अगर डूबता हुआ किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस शेकन अप होगा तो वो पैसा वहां से निकाल लिया जाएगा और दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो किसी कंट्री के लिए बेटर क्या हो सकता है? एफडीआई रादर देन एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रादर देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, मैसेज करके। बाकी रिवाइज करना सब कुछ, ओके। आप भी टेस्ट लीजिए क्या, मॉक टेस्ट? पहले वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो दो, उसके बाद मॉक टेस्ट दे देना। चैप्टर वाइज और मॉक दोनों में तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? मैंने दिया तो है ग्रुप पे 3-3 चैप्टर करके। बस ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके, लीव कर रही हूँ, ठीक है।